हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम यूपीएससी के महत्वपूर्ण जितने भी एग्जाम होंगे, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल। तो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है आपका 18 दिसंबर को, उसके लिए हम अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम के तहत आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों को ला रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इनमें हम इंडियन पॉलिटी को सबसे पहले लेके आया हूँ मैं। इंडियन पॉलिटी के 5 से 6 क्लास मैंने कराऊंगा कहा था, तो 5वीं क्लास है जो कि आज हम इंडियन पॉलिटी की करेंगे। यहाँ से अभी तक जितने भी टॉपिक बन सकते थे मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। 4 क्लास अभी तक आपको दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको देख लेना भाई, वहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपने अगर अभी तक 45 दिनों का जो 45 क्वेश्चन पेपर हैं जिनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ हर एक दिन एक पेपर को, अगर आपने वो क्लास ज्वाइन नहीं की है तो आप उनको भी ज्वाइन कर लेना। फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। लगभग आपको मैं 45 से 50 क्वेश्चन पेपर हैं जो कि प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर आपके उनको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखना भाई। वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम के लिए। और आपकी तैयारी कैसे चली कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अब अंतिम समय आ चुका है। अब समय आ चुका है कि आपको एक अच्छी तरीके से अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करके अंतिम दिनों में अपने जो अभी तक की जो आपकी तैयारी है उस चीज़ को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी है। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज, महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका भारतीय संविधान का, और जिसमें हम बात कर रहे हैं संवैधानिक निकाय। वह निकाय जो कि संविधान के तहत उनको गठित किया जाता है, उनका प्रावधान संविधान में लिखा गया है, उनको हम कहते हैं संवैधानिक निकाय। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि गैर संवैधानिक निकाय कौन से हैं। तो गैर संवैधानिक निकाय को हम कल की वीडियो में लाएंगे। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ संवैधानिक निकाय लाने की कोशिश की है। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा संवैधानिक निकाय, इसके बाद हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो देखते हैं फिर संवैधानिक निकाय कितने हैं। मैंने यहाँ पर 9 संवैधानिक निकाय लाने की कोशिश कर रखी है आपके सामने में। तो ये 9 संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। वैसे निर्वाचन आयोग को हमने अलग से वीडियो में भी पढ़ लिया था, लेकिन इस वाले में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से निकाय हैं जो कि संवैधानिक निकाय हैं, उनका प्रावधान संविधान में कहाँ पर है, और उनके जो वर्तमान में अध्यक्ष या फिर उनके जो सदस्य होते हैं वो कौन हैं। क्योंकि करंट अफेयर का भी यहाँ पर से टॉपिक बन जाता है कि कौन अध्यक्ष हैं वर्तमान में, किस आयोग के अध्यक्ष हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने डिटेल में करा रखा है। और फिर आपका आता है यूपीएससी। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग भी एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। फिर उसके बाद आता है पीएससी। पीएससी का मतलब है राज्य लोक सेवा आयोग। जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं उनको बोलते हैं पीएससी। जैसे कि आपका यूकेपीएससी हो गया, वो भी एक राज्य लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड का। फिर हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी भी क्या है, एक गुड एंड सर्विस टैक्स। ये एक संवैधानिक निकाय है। उसके बाद है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर आते हैं हम कैग में, और लास्ट है आपका महान्यायवादी। तो ये इतने हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद एक और आता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता भी यहाँ पर संवैधानिक निकाय है। अब हम इनके बारे में देखते हैं। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में भारतीय संविधान के भाग 15 में लिखा गया है, अनुच्छेद 224 से 229 के बीच में। इनमें एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य भी होते हैं। इनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो इनके मुख्य होते हैं, उनको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है वर्तमान में राजीव कुमार। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है।
अगर इनको 65 वर्ष हो जाएंगे तो उससे पहले भी ये अपना कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं। तो 6 वर्ष या फिर 65 साल, दोनों में से जो पहले होगा वही इनका कार्यकाल होगा। अगर हम बात करें अन्य आयुक्त की, ये तो था मुख्य आयुक्त, अन्य आयुक्त के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 साल की आयु, दोनों में से जो पहले होगा वही इनका कार्यकाल होगा। हम बात करते हैं अब यूपीएससी की। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में जानकारी भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 23 के मध्य दिया गया है। अभी वर्तमान में जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मनोज सोनी। मनोज सोनी आपको ध्यान में रखना है। इनके जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 6 वर्ष या फिर 65 साल की आयु, 6 वर्ष या फिर 65 साल की आयु इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। अगर हम बात करें पीएससी की, राज्य लोक सेवा आयोग, जो हर एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है उसको हम बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। इसके बारे में जानकारी भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323, ये दोनों का एक ही प्रावधान है, यूपीएससी और पीसीएस का। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 6 वर्ष या फिर 62 साल की आयु, 62 साल की आयु आपको ध्यान में रखना है, आप कंफ्यूज मत होना, 65 साल मत करके आ जाना वहाँ पर। तो 62 साल आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखना है यहाँ पर यूकेपीएससी, यूकेपीएससी के चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं, राकेश कुमार इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है महत्वपूर्ण जीएसटी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। इनका प्रावधान, जो जीएसटी है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके इसको लाया गया था, ये भी हमने कल देखा था। अगर हम बात करें जीएसटी में एक परिषद होती है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल या फिर जीएसटी परिषद। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये क्या बनता है कि जीएसटी परिषद के सदस्य अध्यक्ष कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं वित्त मंत्री। अभी वर्तमान में इनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि जीएसटी काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्षा हैं। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की हम बात करें तो अनुच्छेद 338 में इसका प्रावधान है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजय सांपला है। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति आयोग तो इनका प्रावधान है अनुच्छेद 338 क। आप यहाँ पर ध्यान में रखें, अनुसूचित जाति के लिए है 338, लेकिन अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो उसमें आ जाएगा 338 का क। इसको संविधान में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम लाके पारित किया गया था। 79वां संविधान संशोधन 2003 में इसको लाया गया था अनुसूचित जनजाति के लिए। इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हर्ष चौहान। कौन है भाई, हर्ष चौहान है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनका प्रावधान 338 ख में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्तमान में इनके अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। भगवान लाल साहनी का नाम आपको याद करना है। फिर है कैग। कैग देखो भाई, हमने बात की रखी थी कल भी, लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि वर्तमान में जो कैग हैं वो कौन है। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आपने याद करना है। महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, ये हमने कल पढ़ ही लिया था वैसे, लेकिन हमने इनका नाम नहीं देखा था। आर वेंकट रमणी, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इनका नाम आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी हैं जो कि 16वें महान्यायवादी हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनेगा क्योंकि ये 16वें अभी वर्तमान में नियुक्त हो रखे हैं। 2021-22 में ये नियुक्त हो रखे हैं। तो आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं उनका कौन सा
क्रम है, तो ये 16वें क्रम के हैं। इनका नाम पूछा जाएगा तो ये है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी आपको ध्यान में रखना है भाई। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं आगे को। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज से क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं और यहाँ से जो आपको करने हैं क्वेश्चन। देखो भाई, पंचायती राज का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जब गांव में कोई वाद विवाद हो जाता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो क्या करते थे उस समय, फैसला सुनाने के लिए जो गांव के पंच होते थे, 5 पंच जो कि वरिष्ठ नागरिक होते थे, उनको पंच चुना जाता था और वो क्या करते थे, कोई भी विवाद का निपटारा करते थे। ये था प्राचीन भारत की बात। लेकिन वर्तमान में यही पंच को की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान ने एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराते हुए एक मान्यता दी, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में आज हम बात करेंगे। पंचायती राज के बारे में अब हम बात करेंगे भाई। देखो, पंचायती राज। अब पंचायती राज की अगर हम शुरुआत करें तो ये होती है 1882 से। महत्वपूर्ण पहला ही टॉपिक है आपका, पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है 1882 में। 1882 में एक अंग्रेज वायसराय था जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसने अपने शासनकाल में स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए यहाँ पर बात कही थी, इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो यह है लॉर्ड रिपन को। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने भारत के 1947 में, जब भारत आज़ाद हो चुका है। और भारत के संविधान की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात हमने की थी, और नीति निर्देशक तत्व में हमने अनुच्छेद 40 भी पढ़ा था। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, पंचायतों का गठन की बात करता है भाई। पंचायतों के गठन की बात करता है कौन सा, अनुच्छेद 40। इसके बाद यहाँ पर पंचायती राज बनाने के बारे में बात आगे को बढ़ती गई और बात आती है 1957 की। 1957 में क्या हुआ, 1957 में एक महत्वपूर्ण समिति बनी जिसका नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने ये कहा कि भारत में पंचायती राज होना चाहिए और इसका जो स्तर होगा वो होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज। इसने बात कही थी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात की थी। अब इनकी सिफारिश को मान लिया गया। इनकी सिफारिश को मानने के बाद 2 अक्टूबर 1959 को उस समय यहाँ पर नेहरू जी क्या थे, भारत के पीएम थे। उन्होंने राजस्थान जो राज्य है वहाँ का एक जिला है नागौर जिला, यहाँ से इस पंचायती राज की शुरुआत की। तो आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया, तो ये है राजस्थान का नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 की डेट आपको याद करनी है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है भाई।
बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप रट लें। राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है भाई, राजस्थान का नागौर जिला बार बार पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे 1957 के बाद जब बात होती है फिर अशोक मेहता समिति की। अशोक मेहता समिति ये कब आई? ये आई 20 साल बाद 1977 में। 1977 में आई अशोक मेहता समिति। इन्होंने भी पंचायती राज से संबंधित कुछ अपनी सिफारिशें करी थी और इनकी एक सिफारिश ये थी, इन्होंने कहा था कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। द्विस्तरीय कैसी होनी चाहिए? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए भाई। लेकिन क्या हुआ, सरकार में खामियां इतनी थी कि कोई जो भी ये समितियां बनती थी उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता था। इस प्रकार कितनी समितियां बनी देखो, बलवंत राय मेहता समिति बनी, फिर बनी हमारी अशोक मेहता समिति, फिर बनी GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति बनी। ये समिति आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसका संबंध पंचायती राज से है, तो आप इनको टिक कर देना जो भी आपके ऑप्शन में आएगा। पहला हमने पढ़ा बलवंत राय, फिर हमने पढ़ा अशोक मेहता, तीसरी समिति है GV.K. राव। GV.K. राव, GV.K. राव समिति आई। चौथी आई थुंगन समिति, फिर आई पांचवी गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति, फिर एक और आई थी LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति भाई, LM सिंघवी समिति भी आई थी। GV.K. राव समिति जो है वो 85 में आई थी, 1985 में आई थी। LM सिंघवी 1986 में आई थी और ये थुंगन और गॉडगिल समिति 1988 में आई थी। लेकिन आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इनके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको इनको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति को ही आपको याद करना है। लेकिन हाँ, आपको इनके नाम जरूर याद रखने हैं कि कौन सी समिति बनी थी, कौन कौन सी? GV.K. राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गॉडगिल समिति। आई होप आपको इतनी अभी तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। आगे की ओर चलते हैं। 1988 में हम पहुंच चुके हैं। 1988 में हम पहुंच चुके हैं। पंचायती राज के बारे में बात अगर हम करें तो 90 के बाद जब यहाँ पर सरकार आती है नरसिम्हा राव की, नरसिम्हा राव की जब सरकार आती है 1992 में, तो एक महत्वपूर्ण संशोधन होता है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन होता है जिसको हम बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं? 73वां संविधान संशोधन। कल मैंने कहा था कि जब मैं संविधान संशोधन पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि अभी आप इसको इतना ही पढ़ो, बाद में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आज इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। 73वां संविधान संशोधन कब आया था? ये आया था 1992 में। कब आया था भाई 73वां संविधान संशोधन? 1992 में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन को कब से मान्यता प्राप्त दी गई, या फिर ये कब से अस्तित्व में आई, या फिर ये कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को लागू। 93 को लागू। जब 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया पंचायती राज, और इसी दिन 24 अप्रैल जिस दिन ये लागू किया गया उसी दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993। ये डेट आपको याद करनी है, 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भाई। अगर हम 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसने क्या किया था, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं
इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया था, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। अब ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक मान्यता अब क्या हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन जब भी होता है तो संविधान में कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। क्या की जाती हैं? ऐड की जाती हैं, कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो इसमें भी शामिल किया गया, क्या शामिल किया गया? भाग 9, भाग 9 इसमें शामिल किया गया। मैंने कहा था कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 22 भागों में से 9वां भाग यहाँ पर शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद भी ऐड किए गए भाई। अनुच्छेद कौन सा ऐड किया गया? देखो 243 ऐड किया गया। अब इसमें कुछ अनुच्छेद हैं, टोटल 16 अनुच्छेद हैं। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। जैसे कि 243, फिर आपका आएगा 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी, 243 का डी, इस प्रकार 243 का ओ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनका संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इनको रखा गया है, तो ये है प्रावधान 243 में। और 243 में कहाँ से कहाँ तक? 243 ए से लेकर 243 ओ तक, 243 क से लेकर 243 ण तक। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 15 होते हैं। और एक ये वाला अनुच्छेद हो गया, तो ये हो गया टोटल 16 अनुच्छेद। अब इन 16 अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेद हैं जो कि आपसे पूछा जाता है। पहला अनुच्छेद पूछा जाता है 243। 243 में क्या बात की गई है? तो इसमें बात कही गई है परिभाषा की। इसमें बात की गई है परिभाषा की। जो पंचायती राज है इनकी परिभाषाओं की बात की गई है 243 में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और पूछा जाएगा 243 का ए। 243 का ए में आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्राम सभा के बारे में बात करता है, ग्राम सभा के बारे में बात करता है। 243 का ए ग्राम सभा के बारे में बात करता है। 243 का बी ये बात करता है संविधान की, जो पंचायती राज का संविधान होगा वो उसका पंचायती राज का जो संविधान होगा वो होगा 343 बी के तहत। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? बी से याद करो, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और अम्बेडकर जी होते हैं संविधान के निर्माता के रूप में। अम्बेडकर जी को जाना जाता है संविधान निर्माता के रूप में। तो इसलिए अनुच्छेद 343 बी संविधान, पंचायती राज संविधान 343 बी। 243 का सी, 243 का सी आपसे पूछा जाता है। तो इसमें है गठन। गठन सी को आप ऐसे याद करो, कंस्ट्रक्शन। सी फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। और किसका निर्माण करना? हमारे पंचायती राज्यों का निर्माण करना। तो आप ये ट्रिक समझो इसको, ये मैं ट्रिक बता रहा था क्योंकि सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना या फिर गठन करना। तो पंचायती राज का निर्माण करने की बात या गठन करने की बात 343 सी में रखी गई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और आ जाता है यहाँ पर अनुच्छेद 243 का के। ये आप इम्पोर्टेंट कर देना क्योंकि यहाँ से क्या है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका चुनाव के बारे में बात करता है। क्या बात करता है भाई? चुनाव बात करेगा। पंचायती राज जो संस्थाएं होती है उनके चुनावों की बात करेगा। कौन? 243 का के। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, भाग की बात कर ली, अनुच्छेद की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अनुसूची की बात। अनुसूची, इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई जो है 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें पंचायती राज्यों के लिए
29 विषय निर्धारित किए गए। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए 29 विषयों की बात की गई। कब? 11वीं अनुसूची में, जो कि है आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैं इसको कर रहा हूँ साफ, आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, इसमें देखो भाई यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। तिहत्तरवां संविधान संशोधन ये बात करता है त्रिस्तरीय निकायों की बात करता है। त्रिस्तरीय निकाय। अब ये त्रिस्तरीय निकाय क्या क्या होंगे देखो। सबसे पहले नीचे होगा ग्राम सभा, उसके ऊपर होगा ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत, फिर आपका आता है क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर आ जाता है जिला पंचायत। जिला पंचायत देखो भाई, ये 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत सबसे छोटा स्तर है। तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पंचायती राज का जो उच्चतम इकाई है उसको क्या कहा जाता है, तो यह है जिला पंचायत, और इनके बीच की जो इकाई है उसको बोला जाता है क्षेत्र पंचायत। ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, यहाँ से क्षेत्र पंचायत, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमको उतना ज़्यादा नहीं जानना, लेकिन यहाँ से क्या जानना है, इनके चुनाव के बारे में जानना है। इनका चुनाव देखो भाई, अभी हमने बात की थी 243 का के, अनुच्छेद 243 का के चुनाव के बारे में बात करता है। इनकी आपसे आयु पूछ लेता है। आयु तो 21 वर्ष आयु होनी चाहिए किसी भी पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न एक और पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? अगर पंचायती राज संस्थाएं भंग हो जाती हैं, जैसे आपका ग्राम प्रधान का कार्यकाल भंग हो गया 5 साल से पहले, उसने कोई ऐसा कार्य किया कि ग्राम सभा के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया, तो उस समय ग्राम पंचायत है जो कि भंग हो जाती है। अब भंग होने की कंडीशन में दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, दोबारा ग्राम सभा का गठन करना पड़ेगा। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितने समय का होना चाहिए? तो निम्न अधिकतम 6 माह के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत भंग हो चुकी है उसका चुनाव किया जाना अनिवार्य है। 6 माह अधिकतम। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। और 73वां संविधान संशोधन हमने देखा जो कि महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं अभी तक। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा। देखो, 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ उसके बाद पंचायती राज अपनाने वाला राज्य कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन होने के बाद राज्य कौन सा है इसको लागू करने वाला? राज्य लागू करने वाला, तो वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था 73वां संविधान संशोधन के बाद। मैं बात कर रहा हूँ इस संशोधन के बाद, जब इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई है। इसको संवैधानिक मान्यता जब नहीं मिली थी 1959 में, हमने देखा था राजस्थान का नागौर जिला, वहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा जब इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है या फिर 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पहला राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज को अपनाया था, तो वह है कर्नाटक भाई। अब हम बात करेंगे शहरी स्थानीय निकायों की। अभी तक हमने बात की थी पंचायती राज की, अब हम करेंगे शहरी निकायों की।
ग्रामों में होती है ग्राम पंचायत, शहरों में होती है नगर निकाय या फिर स्थानीय निकाय। इनके बारे में अगर हम बात करें तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। अब आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? 74वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया, कब प्रभावी हुआ? ये हुआ 1 जून 1993 को ये क्या हुआ? प्रभावी हुआ, या फिर ये अस्तित्व में आया, या फिर ये लागू हुआ तब से। अब ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय, इनको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा इनको दे दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपका पूछा जाएगा कि स्थानीय शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो यह है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन जब हुआ, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई, जैसे कि भाग की अगर हम बात करें तो ये जोड़ा गया भाग 9 का क। भाग 9 क इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 243, देखो 243 ए से लेकर ओ तक ये हमने पढ़ा था पंचायती राज के लिए। 73वां संविधान संशोधन के तहत ये वाले अनुच्छेद पढ़े। अब हम पढ़ेंगे 343। ओ के बाद आता है पी से लेकर 243 का जेड जी तक। 243 का जेड जी तक ये बात करेगा 74वां संविधान संशोधन। अब ये जेड जी क्या है? ये देखो, अब 243 का क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर इसी प्रकार जेड आएगा। जेड के बाद क्या आएगा? जेड ए, जेड बी, जेड सी, फिर इसी प्रकार जेड जी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये अनुच्छेद समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से हैं। इनमें अगर हम बात करें 243 अनुच्छेद, 243 का पी, 243 का क्यू और 243 का आर, इस सबसे पहले है परिभाषा। किसी भी चीज़ की परिभाषा सबसे पहले आती है, तो पी इस पहले आता है, तो पी में क्या है? इसकी परिभाषा। क्यू में क्या है? क्यू में है गठन के बारे में बात। आर में है संरचना के बारे में बात। स्थानीय निकायों की संरचना के बारे में बात आर में कही गई है। फिर आता है एक महत्वपूर्ण जेड ए। जेड ए 243 का जेड ए ये बात करेगा इनमें चुनाव की, स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में बात करेगा। अगर हम चुनावों की ही बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु चुनाव के लिए जो सदस्य नामित किए जाएंगे उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? अब देखो, स्थानीय निकाय जब भंग हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा पंचायती राज अगर भंग हो जाएगा तो दोबारा चुनाव कराने के लिए अधिकतम कितने महीने का समय होना चाहिए? 6 माह का। तो इसमें भी 6 माह का समय होना चाहिए अगर ये भंग हो जाता है उसके बाद दोबारा चुनाव कराने के लिए। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर से ये ध्यान में रखनी है कि ये जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें स्थानीय निकाय के लिए, निकायों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रखा गया? महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण तो ये है 1/3। 1/3 का मतलब है 33%। वहाँ पर भी आप ऐड कर लेना, अभी मैं उसमें भी ऐड कर लेना, किसमें? पंचायती राज वाले में। जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही गई है, इसमें भी 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
12वीं अनुसूची जोड़ी गई, अंतिम अनुसूची जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, और इनके विषय निर्धारित किए गए कितने? 18 विषय। स्थानीय निकायों के लिए 18 विषय तय किए गए। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हैं जो कि स्थानीय निकाय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको करना और डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब हम पंचायती राज और स्थानीय निकाय को कर चुके हैं समाप्त। अब हम देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपके इंडियन पॉलिटी के लिए हो सकती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकती हैं। और वो क्या है भाई? वो है अनुसूचियाँ। हमारी हैं भारतीय संविधान में अनुसूची टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। अब इनके बारे में बात हम अगर करें, पहली अनुसूची क्या कहती है? ये कहती है कि भारत एक संघ होगा और उसके जो 28 हैं वो राज्य होंगे, भारतीय संघ के घटक होंगे भारतीय राज्य। तो ये बात करता है संघ एवं घटक राज्य। क्या बात करता है? भारतीय संघ के बारे में बात करता है और उसके जो घटक राज्य हैं उनके बारे में बात करता है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की ये बात करता है अनुसूची प्रथम। दूसरी अनुसूची किसके बारे में बात करेगा? देखो, दूसरी अनुसूची जो भारत में पदाधिकारी होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, चीफ जस्टिस है, राज्यपाल हैं, इनके जो वेतन और पेंशन जिनको दी जाती है, वेतन भत्ते, इनको जो सैलरी दी जाती है, वो बात करता है अनुसूची 2। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। जो भी पदाधिकारी होंगे भारतीय संवैधानिक पदाधिकारी, उनके वेतन भत्ते और पेंशन की बात अनुसूची 2 में कही गई है। अब अनुसूची 3 में क्या कहा गया है भाई? अनुसूची 3 में जो ये पदाधिकारी होंगे जो भारतीय संवैधानिक पद पर हैं, वो जो पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, ये सभी क्या हैं? एक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं। इनके शपथ के बारे में बात करता है, इनके शपथ के बारे में बात करता है। ये कौन? अनुसूची 3। अनुसूची 4 की अगर हम बात कर रहे हैं, 4, तो अनुसूची 4 क्या कहता है? राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। जैसे हमारा उत्तराखंड ही ले लो, उत्तराखंड में राज्यसभा से कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 3 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो ये बात कहाँ पर लिखी गई है? ये बात लिखी गई है अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 ये कहता है कि जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ से कुछ सदस्य हैं जो कि राज्यसभा के लिए नामित किए जाएंगे। अब हम बात करें अगर 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची क्या कहती है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र, इनके लिए विशेष प्रावधान करती है, इनको संरक्षण देती है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनके लिए विशेष प्रावधान की बात अनुच्छेद 5 करता है। अनुसूची 5। अनुसूची 6 बात करता है AMMT की। ये AMMT क्या है? A से है असम, M से है मिजोरम, फिर दूसरे M से है मेघालय,
और फिर टी से है त्रिपुरा। त्रिपुरा इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य दर्जा। इनको क्या है, इनके लिए विशेष राज्य के बारे में बात की गई है, किसमें, अनुसूची 6 में। अब देखो अनुसूची 7 की अगर हम बात करें, अनुसूची 7 में क्या कहा गया है, हमारे जो केंद्र है यानी कि दिल्ली सरकार है और जो हमारे भारत के 28 राज्य हैं उनके बीच विषयों का बंटवारे के बारे में बात करता है। कौन ये बात करता है, अनुसूची 7। यानी कि अगर कोई विषय है उस पर कानून कौन बनाएगा, जैसे कि अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस से संबंधित जो भी कानून है वो कौन बनाएगा, हमारी राज्य सरकार बनाएगी या फिर केंद्र सरकार। तो इस प्रकार विषयों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। और विषयों का बंटवारा 3 भागों में किया गया, विषयों का बंटवारा। और विषयों का बंटवारा कितने भागों में किया गया, 3 भागों में किया गया। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई कि राज्य और केंद्र के बीच विषयों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत किया गया है, तो ये किया गया है 7वीं अनुसूची के तहत। अब संघ सूची का मतलब ये है कि इसमें जो कानून बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। जो भी कानून बनाए जाएंगे इनके विषयों में वो बनाए जाएंगे केंद्र के द्वारा। तो टोटल कितने विषय हैं संघ में, वो हैं आपके 100 विषय। ये 100 विषयों में कानून बनाएगा कौन, केंद्र। अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। 61 विषय पर कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा। अगर हम बात करें समवर्ती सूची, तो 47 विषय इसको दिए गए हैं। तो 47 सूची में 47 में कौन बनाएगा, आई थिंक ये 52 होगा। 47 नहीं, ये 52 होगा। 52 इसको आप करना। मूल संविधान में 47 थे लेकिन वर्तमान में 52 है। तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे कानून। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएगी समवर्ती सूची के तहत। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। संघ सूची के कुछ विषय पूछे जाते हैं, जैसे कि रेल हो गया, डाक हो गया, रेल हो गया, डाक हो गया और बैंकिंग। वैसे तो इसके पास 100 विषय हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। रेल, डाक और बैंकिंग, इन पर कानून कौन बनाएगा, ये बनाएगा संघ। इन पर कानून कौन बनाएगा, ये बनाएगा संघ। अब हम बात करें राज्य सूची के विषयों की। राज्य सूची के विषयों की अगर हम बात करें, पुलिस, जेल, राज्य सूची में पुलिस, जेल, कृषि, शांति व्यवस्था, ये सारे जो कानून हैं वो कौन बनाएगा, राज्य सूची बनाएगा, यानी कि राज्य बनाएगा। पुलिस से संबंधित कोई भी कानून होगा तो राज्य बनाएगा, जेल से संबंधित कोई भी कानून होगा तो वो भी राज्य बनाएगा, कृषि से संबंधित जो भी कानून होगा वो राज्य बनाएगा। और यहाँ पर जो शांति व्यवस्था है, यहाँ से भी जो कानून है वो कौन बनाएगा, राज्य सूची बनाएगा। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले पंचायती राज पढ़ा रहा था, पंचायती राज में नहीं बता पाया, यहाँ पर मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो ये है राज्य सूची का विषय। ये किस सूची का विषय है, ये है राज्य सूची का विषय भाई। अगर हम बात करें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या क्या है, इसमें है वन, इसमें है शिक्षा, इसमें है विवाह और इसी में है विवाह के बाद तलाक।
ठीक है, इसमें कौन कानून बनाएगा? समवर्ती सूची में वो बनाएंगे राज्य और केंद्र मिलकर। अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो जाता है कानून से लेकर, उस समय किसका कानून मान्य होगा? तो वो होगा केंद्र का कानून मान्य। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये 22 भाषाओं के बारे में बात करता है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं की बात करता है। 9वीं अनुसूची, कल मैंने पढ़ाया था कि संविधान में संशोधन किया गया था, पहला संविधान संशोधन, और इसमें भूमि संबंधी बात, भूमि संबंधी विवाद इसमें रखे गए थे। और पहला संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था भाई। 10वीं अनुसूची में देखो, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। मैं इनको आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने दल बदल भी आपको बता रखा है, 9वीं अनुसूची भी कल बता रखा है, 11वीं अनुसूची मैंने अभी आपको बताई पंचायती राज के लिए है, और 12वीं अनुसूची अभी थोड़ी देर पहले बताई कि वो स्थानीय स्वशासन के लिए है। तो इतनी अनुसूचियाँ हैं, आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ से महत्वपूर्ण एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर ले जाना भाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लास्ट वीडियो है जो कि कल हम लाएंगे अब इंडियन पॉलिटी का, उसमें हम इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक